तो हम लोग माइक्रोब्स कर रहे थे, उसमें थोड़ा सा माइक्रोब्स का पार्ट नहीं है, लेकिन वो यहीं पे मैं बताता हूँ उसको। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए मैडम। नेक्स्ट हेडिंग इज इंसेक्टिसाइड फ्रॉम प्लांट सोर्स। इंसेक्टिसाइड फ्रॉम प्लांट सोर्स। ठीक है, पहला लिखिए सिनरीन। CINERERINE, सिनरीन। It is obtained from, it is obtained from chrysanthemum. Second, rotenone. It is obtained from a root of Derris, DRRIS. Third, azadirachtin. AZADIRICHTIN. Azadirachtin. It is obtained from Azadirachta, that is neem. It is obtained from Azadirachta, that is neem. ठीक है, अब देखो, हम लोग घर में जो मॉस्किटो रिपेलेंट वगैरह यूज करते हैं, ऑल आउट वगैरह या हीट स्प्रे करते हैं, तो कैसे वर्क करता है? कोई भी इंसेक्टिसाइड जो जनरली कैसे वर्क करता है, बता सकता है कोई? हाउ इंसेक्टि कैसे वो मच्छर को मारता है ऑल आउट? किसी को आइडिया है? नहीं, ब्लॉक रेस्पिरेशन नहीं, मेटाबॉलिज्म भी नहीं। न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, नर्व्स को अफेक्ट करते हैं। तो आप अपने घर में जो ऑल आउट वगैरह चलाते हो, ठीक है, भागता भी है, क्यों भागता है? बिकॉज ऑफ इट इज न्यूरोटॉक्सिक। तो वो आपके भी नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप ऑल आउट जला रहे हो घर में, तो अगर आप उससे एक्सपोज हो रहे हो, तो माइनर लेवल पे वो आपके भी नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, न्यूरोटॉक्सिक होता है, न्यूरॉन्स को अफेक्ट करता है। चलिए, नेक्स्ट हेडिंग इज स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। नया चैप्टर है ये, छोटा सा चैप्टर है। स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ठीक है, तो इस चैप्टर में दो पार्ट है, एक एनिमल वाला पार्ट है, एक प्लांट वाला पार्ट है। तो एनिमल वाला पार्ट आपको मनीष सर पढ़ाएंगे, पढ़ा दिया सर ने क्या? अच्छा, ठीक है। और प्लांट वाला पार्ट मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, प्लांट वाले पार्ट में भी दो पार्ट है, एक है प्लांट ब्रीडिंग वाला पार्ट, दूसरा है टिश्यू कल्चर वाला पार्ट। तो टिश्यू कल्चर वाला पार्ट मैं आपको करवा चुका हूं ना? टिश्यू कल्चर वाला पार्ट याद है आपको?
हाँ, पहले चैप्टर में ये करवा देता हूं मैं। ठीक है, तो टिश्यू कल्चर हमारा पार्ट हो गया, तो हमारा प्लांट ब्रीडिंग वाला पार्ट ही रह गया। तो नेक्स्ट हेडिंग इज प्लांट ब्रीडिंग। नेक्स्ट हेडिंग इज प्लांट ब्रीडिंग। तो प्लांट ब्रीडिंग बेसिकली है क्या? प्लांट ब्रीडिंग जो है, इट इज पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट in order to create a variety with desirable combination of trait। मैंने क्या बोला कि आप एक दिमाग में टारगेट लेके चलते हो। जैसे आपने ये सोचा कि जो आपका प्लांट होगा वो हाई यील्ड का होगा, डी रेजिस्टेंट होगा। अब इसको ध्यान में रख के आप प्लांट को क्रॉस करा रहे हो। दिस इज योर पर्पसफुल मैनिपुलेशन। ठीक है, और आप चाहते हो कि आपके पास ऐसा प्लांट आए जिसके पास ये दोनों करेक्टर आ जाए। ये तो वन ऑफ द करेक्टर है, करेक्टर बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है। अब जो ये प्लांट ब्रीडिंग है, जो कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग मेथड है, इट इन्वॉल्व सिलेक्शन फॉलोड बाय हाइब्रिडाइजेशन। कि आपने सेलेक्ट किया, ठीक है, पेरेंट को, और उसको फिर हाइब्रिडाइज कर दिया, उससे जो आपका कॉम्बिनेशन मिला आपने उसको यूज कर लिया। ये है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्लांट ब्रीडिंग हम अभी से कर रहे हैं या नया कुछ फिनोमिनन है। प्लांट ब्रीडिंग जो है वो बहुत ही एंशिएंट फिनोमिनन है। अगर आप इसका हिस्ट्री देखें तो इसका हिस्ट्री जो है 9,000 ईयर से 11,000 ईयर बैक तक जाता है। ठीक है, 9,000 से 11,000 साल पहले तक से हम लोग प्लांट ब्रीडिंग करते हुए आ रहे हैं। हम जितने भी कल्टीवेटेड क्रॉप को अपने सराउंडिंग में देखते हैं, ठीक है, दीज क्रॉप्स आर डोमेस्टिकेटेड ओवर ए टाइम पीरियड। जैसे मान लीजिए, आप ऐसे एग्जांपल समझिए कि आपने गेंदे का फूल लगाया अपने घर में, ठीक है, और उसमें फ्लावर्स आए। अब 20 प्लांट आपने लगाया, ठीक है, अब उसमें फ्लावर डिफरेंट डिफरेंट साइज के, तो आप अगली बार जब उसके फ्लावर को सीड के फॉर्म में रखिएगा तो आप ये देखते हैं कि किसका फ्लावर बड़ा हुआ, किसका बेटर हुआ, उसको एज ए सीड रखते हैं। करते हैं ना ऐसे ही हम लोग? करते हैं कि नहीं ऐसा? ठीक है, तो धीरे धीरे करके हम उसको डोमेस्टिकेट करते हैं। तो जितना भी हमारा जो आज के समय का कल्टीवेटेड क्रॉप वैरायटी है, दे आर डोमेस्टिकेटेड ओवर कोर्स ऑफ टाइम। ठीक है। रिसेंट टाइम में जेनेटिक्स में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, टिश्यू कल्चर में एडवांसमेंट आया, नए नए टेक्निक डेवलप हुए हैं। तो इसका यूटिलाइजेशन भी हम लोग प्लांट ब्रीडिंग में करते हैं। ठीक है, so nowadays plant breeding is carried out by using molecular genetic tool due to advancement in genetics, molecular biology and tissue culture। ये भी है क्या? by using molecular genetic tool। जैसे मान लो कोई प्लांट है और वो डिजीज रेजिस्टेंट है। अब हमारा जो प्लांट है वो डिजीज रेजिस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो हम चाह रहे हैं कि हमारा जो प्लांट है वो भी डिजीज रेजिस्टेंट हो जाए। तो हम वो जो डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी है उसमें उस जीन को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि डिजीज रेजिस्टेंस उसको प्रोवाइड कर रहा है, और उस जीन को उस वहां से काट के इधर वाले प्लांट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो ये है मॉलिक्यूलर जेनेटिक टूल। जब भी आप प्लांट ब्रीडिंग करेंगे तो आप कुछ एम्स लेके चलेंगे। ठीक है, ये हमारे एम्स हैं। तो प्राइमरी एम किसी भी प्लांट ब्रीडिंग का जो होता है, ठीक है, अगर बहुत सारे एम है, लेकिन प्राइमरी एम जो है किसी भी प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम का वो ये होता है टू प्रोड्यूस ए वैरायटी विच आर हाई इन यील्ड एंड बेटर इन क्वालिटी। हाई यील्ड हमारा प्राइमरी एम होता है। उसके बाद सारा आता है, बेटर क्वालिटी हो गया, रेजिस्टेंस टू एबायोटिक स्ट्रेस लाइक ड्रॉट, सैलिनिटी, टेम्परेचर। ठीक है, बायोटिक स्ट्रेस लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस एक्सेट्रा। लेकिन प्राइमरी एम हमेशा प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम का क्या होगा? टू डेवलप ए वैरायटी विच इज हाई इन यील्ड। समझ में आई ये पॉइंट? चलिए, तो अब कहानी लिखते हैं थोड़ा सा, फिर आगे आएंगे। ओके, प्लांट ब्रीडिंग, इट इज पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ, it is purposeful manipulation of plant, it is purposeful manipulation of plant to develop variety
to develop variety with desirable combination of trait. To develop variety with desirable combination of trait. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. Conventional plant breeding involves selection, followed by hybridization with selection, followed by hybridization with selected parent, hybridization with selected parent. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. History of plant breeding dates back to 9,000 to 11,000 years. History of plant breeding dates back to 9,000 to 11,000 years. मैंने ये बताया कि जो कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग है, इट इन्वॉल्व्स सिलेक्शन. पहले आप प्लांट को सेलेक्ट कीजिएगा एंड इट इज फॉलोड बाय हाइब्रिडाइजेशन विद ब्रीडिंग सेलेक्टेड पैरेंट. जैसे मान लीजिए एक पैरेंट आपका हाई यील्डिंग है, दूसरा पैरेंट जो है वो डिजीज रेजिस्टेंट है, तो दो पैरेंट आपने सेलेक्ट किया और उसके बाद फिर आप उसको हाइब्रिडाइज करोगे उन पैरेंट्स के बीच में. ठीक है ना. हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग डेट्स बैक टू 9,000 टू 11,000 years. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. Most of the cultivated crops, or most क्या, almost all the cultivated crops are domesticated over a time period. All the cultivated crops are domesticated over a time period. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. With the advancement in, next point लिखिए. With the advancement in, sorry, molecular biology, genetics, and molecular biology, genetics, and tissue culture, with the advancement in molecular biology, genetics, and tissue culture, nowadays, plant breeding is carried out. Plant breeding is carried out by using plant breeding is carried out by using
molecular genetic tool. Plant breeding is carried out by using molecular genetic tool. ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। मेन एम ऑफ एनी मॉलिक्यूलर जेनेटिक टूल का मतलब होता है बायोटेक्नोलॉजी वगैरह का यूज कि आपने जीन को आइसोलेट किया, फिर जीन को ट्रांसफर कर दिया, दैट इज मॉलिक्यूलर जेनेटिक टूल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। मेन एम ऑफ एनी प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम, main aim of any plant breeding program is to develop variety with high yield is to develop variety with high yield and better quality high yield and better quality. Apart from this, resistance to abiotic stress, such as drought and salinity, and temperature, and biotic stress such as bacteria, virus, fungi, etc. Bacteria, virus, fungi, etc. ठीक है, चलिए ना, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए। स्टेप्स इन कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग। स्टेप्स इन कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग। तो जो प्लांट ब्रीडिंग होता है, कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग होता है, उसमें देयर आर 5 स्टेप्स। क्या क्या 5 स्टेप है? पहला स्टेप होता है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। सेकंड होता है इवैल्यूएशन एंड selection of parents। थर्ड होता है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन between selected
पेरेंट्स। चौथा होता है इवैल्यूएशन एंड selection of superior recombinant। और पांचवा होता है टेस्टिंग, रिलीज एंड commercialization of new cultivar। ठीक है। So these are the five, obviously you have to write this, these are the 5 steps, then we will discuss one by one। A new cultivar, cultivar, cultivar। लिख लिया? सबने लिख लिया? चलिए, अब देखिए, आप अगर प्लांट ब्रीडिंग करना चाह रहे हैं, पहले इसको समझ लीजिएगा। पांचों स्टेप एक बार मैं समझा दे रहा हूँ, फिर एक एक करके डिस्कस करूंगा, क्योंकि इससे बोर्ड में भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर सबसे पहला कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। देखिए, जहां भी आपको ब्रीडिंग करना है, कोई बात नहीं, बोर्ड इज रिमूव, तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। जहां भी आपको प्लांट ब्रीडिंग करना है तो आपको ऑप्शन चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन कहां से आएगा? जब आप प्लांट, इस प्लांट के जितने भी वैरायटीज होंगे उनको आप कलेक्ट करोगे। ठीक है, दैट इज कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी एंड दिस इज बेसिस फॉर रूट फॉर सक्सेस ऑफ एनी प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम का जो सक्सेस होता है वो डिपेंड करता है, मतलब जो बेसिस है इसी पे, सक्सेस नहीं, बेसिस। ठीक है, कि जब तक आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा तो आप चूज कैसे करोगे। ठीक है, तो ये पहला हो गया। इसमें क्या है कि ऑल द डाइवर्सिटी ऑफ ऑल द जीन्स प्रेजेंट इन दैट क्रॉप इज कलेक्टेड। उस प्लांट में जितने भी जीन है और उसके जितने एलिलिक फॉर्म्स हैं, सबका कलेक्शन आप उसको कलेक्ट करोगे, जितना आप कर सकते हो। एंड दैट कलेक्शन इज टुगेदर रिफर्ड एज germ plasm collection। we call it germ plasm collection। तो आपने कलेक्शन कर लिया, अब क्या है? दूसरा स्टेप आता है इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। तो जो भी जर्म प्लाज्म आपके पास है, now you will evaluate that germ plasm in order to select the parent। ठीक है, आपको पेरेंट सेलेक्ट करना है। तो आप जैसे मान लीजिए एक पेरेंट आपका हाई यील्ड होना चाहिए, एक पेरेंट डिजीज रेजिस्टेंट होना चाहिए। अगर आप ऐसा चूज कर रहे हो कि आप ऐसा वैरायटी बनाना चाह रहे हो विच इज हाई यील्ड एंड रेजिस्टेंट टू डिजीज, तो आपने 2 पेरेंट सेलेक्ट किया, एक जो कि हाई यील्ड था, दूसरा जो डिजीज रेजिस्टेंट था। ठीक है, ये हो गया। wherever it is possible and required, जहां पे भी
ये पॉसिबल और रिक्वायर्ड है, वहां पे आप क्या करोगे, यू विल क्रिएट प्योर लाइन। प्योर लाइन कैसे प्रोड्यूस करेंगे भाई, कॉन्टिन्यूअस सेल्फिंग। आप कॉन्टिन्यूअसली उसको सेल्फ करोगे एंड दैट विल रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ प्योर लाइन। तो वेयर एवर इट इज पॉसिबल एंड रिक्वायर्ड, प्योर लाइन इज क्रिएटेड। ठीक है, समझ में आ गया। अब तीसरा स्टेप आता है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन द सेलेक्टेड पैरेंट। ठीक है, आपने एक पैरेंट लिया जो कि हाई था, दूसरा पैरेंट लिया जो कि डिजी रेजिस्टेंट था। अब इन दोनों के बीच में आप क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराओगे। दिस इज मोस्ट टीडियस और टाइम कंज्यूमिंग स्टेप ऑफ प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। मैंने पूरे प्रोसेस में सबसे ज्यादा टाइम इसी स्टेप में लगता है, 5-7 साल लग जाते हैं। इसमें क्या है, आपने एक को मेल बनाया, एक को फीमेल बनाया। ठीक है, प्लांट को अगर मान लो आपका प्लांट जो है बाइसेक्सुअल है तो इमैस्कुलेशन करोगे। ठीक है, फिर बैगिंग करोगे, फिर आप पॉलन कलेक्ट करोगे, फिर उसके बाद उसको डस्टिंग करोगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलेगा एंड दिस इज मोस्ट टीडियस और टाइम कंज्यूमिंग स्टेप ऑफ दिस प्रोग्राम प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। चौथा आता है इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। ये जो स्टेप है, दिस इज मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम, चौथा वाला स्टेप। एज द सक्सेस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम विल डिपेंड अपॉन दिस स्टेप। अगर यहां पे आपने गड़बड़ कर दिया सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट को सेलेक्ट करने में, तो आपने अभी जो 7-8 साल मेहनत किया, 10 साल, जो भी 5-7 साल मेहनत किया, वो आपका इज मल्टीप्लाइड विद 0। तो दिस इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप of plant breeding program, as success of plant breeding program depends upon this step। तो आप सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट कैसे सेलेक्ट करोगे, क्या क्राइटेरिया यूज करोगे? बहुत सारा क्राइटेरिया है, उसमें जो कॉमनली यूज क्राइटेरिया है उसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड विगर, और इट इज ऑल्सो नोन एज हेट्रोसिस। ठीक है, ये सबसे कॉमन क्राइटेरिया, हाइब्रिड विगर और हेट्रोसिस। अब इसमें है क्या, हाइब्रिड विगर या हेट्रोसिस है क्या, देखो इसको समझो। हमने एक प्लांट लिया, मान लो एक ये प्लांट है, इट प्रोड्यूसेस 100 kg पर हेक्टेयर एंड नॉट रेजिस्टेंट टू डिजीज। ठीक है, हमने दूसरा प्लांट लिया बीबी, इट इज प्रोड्यूसिंग 40 kg पर हेक्टेयर एंड इट इज रेजिस्टेंट टू डिजीज। ठीक है, एक हमारा 100 kg पर हेक्टेयर प्रोड्यूस कर रहा है बट नॉट रेजिस्टेंट टू डिजीज, और दूसरा हमारा 40 kg पर हेक्टेयर प्रोड्यूस कर रहा है एंड रेजिस्टेंट टू डिजीज। हमने इसको क्रॉस कराया, हमारे पास ए बी आ गया। ठीक है, नाउ दिस ए बी इज प्रोड्यूसिंग 80 kg पर हेक्टेयर एंड इट इज शोइंग डिजीज रेजिस्टेंस। तो देखो, डिजीज रेजिस्टेंस के टर्म में ये इससे सुपीरियर है और प्रोडक्शन के टर्म में ये इससे सुपीरियर है। दिस सुपीरियरिटी ऑफ F1 हाइब्रिड ओवर बोथ द पेरेंट्स इज नोन एज हाइब्रिड विगर और हेट्रोसिस। ये पॉइंट समझ में आया सबको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है, देखो मैं फिर से समझा रहा हूं, जिनको नहीं समझ में आया ना प्लीज उसके ऊपर ध्यान दीजिए। हम प्लांट ब्रीडिंग कर रहे हैं, हमने एक प्लांट वैरायटी लिया जो कि 100 kg पर हेक्टेयर प्रोड्यूस कर रहा है और डिजीज रेजिस्टेंट नहीं है। दूसरा हमने लिया जो कि 40 kg पर हेक्टेयर प्रोड्यूस कर रहा है बट रेजिस्टेंट टू डिजीज है। हमने दोनों को क्रॉस कराया, हमारा F1 AB आया, F1 हाइब्रिड, जो कि 80 kg पर हेक्टेयर प्रोड्यूस कर रहा है बट डिजीज रेजिस्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप देखिएगा प्रोडक्शन के टर्म में ये 80 kg प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब इससे ज्यादा कर रहा है बीबी से, और डिजीज रेजिस्टेंट के टर्म में ये इससे सुपीरियर है क्योंकि ये डिजीज रेजिस्टेंट नहीं है। दिस सुपीरियरिटी ऑफ F1 हाइब्रिड with over both the parents is known as heterosis or hybrid vigor। समझ में आया? चलिए, अभी मैं समझा रहा हूं, सब मैं लिखवाऊंगा वापस। ठीक है, अब देखिए, तो ये हो गया, हमने सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट सेलेक्ट कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिड विगर।
और यहां पे भी वेर एवर इट इज रिक्वायर्ड एंड पॉसिबल प्योर लाइन इज क्रिएटेड। अब हमारा लास्ट स्टेप आता है, दैट इज टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवा। तो हम पहले क्या करेंगे, ये जो हमने जिसको सेलेक्ट किया सुपर रिकॉम्बिनेंट को, उसको रिसर्च फील्ड में ग्रो करेंगे, जहां पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहां पे अपना खेत वेत में ग्रो करेंगे, अंडर आइडियल कंडीशन ऑफ इरिगेशन एंड फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, कि प्रॉपर वहां पे इरिगेशन हो, प्रॉपर फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन हो, वहां पे इसको हम लोग ग्रो करेंगे और उसके परफॉर्मेंस को लिखेंगे। ठीक है, कि कैसा प्रोडक्शन ये दे रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, इफ यू आर सेटिस्फाइड देन व्हाट वी विल डू, वी विल गिव सीड ऑफ दिस वेराइटी न्यू कल्टीवार टू फार्मर इन डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक रीजन। मतलब जैसे मान लो राइस का है, तो राइस मान लो यूपी में ग्रो हो रहा है, बिहार में ग्रो हो रहा है, बंगाल में ग्रो हो रहा है, पंजाब हरियाणा में ग्रो हो रहा है, तो वहां पे हम फार्मर्स को इसका सीड देंगे। ठीक है, और हम उनको बोलेंगे कि आप इनको ग्रो कीजिए फॉर 3 ग्रोइंग सीजन, 3 ग्रोइंग सीजन उसको ग्रो करेंगे फार्मर्स, फिर उसके परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड किया जाएगा, और अगर इसका परफॉर्मेंस पहले वाला जो ग्रो हो रहा था उससे बेटर होगा, तब इसको ऐसे न्यू वेराइटी रिलीज कर दिया जाएगा। समझ में आया ये? चलिए, तो लिखिए, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, रेड एंड फर्स्ट, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, जेनेटिक वेरिएबिलिटी genetic variability is the root R-O-O-T, root of any plant breeding program, root मतलब basis, root of any plant breeding program, this variability is present in this variability is present in wild relatives of this variability is present in wild relative of present in wild W-I-L-D wild relatives of cultivated crop, wild relatives of cultivated crop, which are collected, evaluated, which are collected, evaluated and stored which are collected, evaluated and stored and whenever required, this variability is exploited or used, this variability is exploited or used during plant breeding program, exploited or used during plant breeding program, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसी में, collection of all the diverse allele, collection of all the diverse allele of all the genes, collection of all the diverse allele of all the genes present in crop
is together referred as is together referred as germplasm collection is together referred as वहां लिखा ऊपर रेड से germplasm collection. नेक्स्ट लिखिए evaluation and selection of parents. Second step, evaluation and selection of parents. Collected germplasm is evaluated. Collected germplasm is evaluated for parent with desirable trait. For parent with desirable trait. Wherever it is possible and required, wherever it is possible and required, collected germplasm is evaluated. Collected germplasm is evaluated for parent with desirable trait. For parent with desirable trait. हाँ भाई किसी ने रिपीट करने के लिए कहा इसलिए रिपीट कर रहा हूं कवलजोत with desirable trait wherever it is required and possible, wherever it is required and possible, pure line is created. Pure line is created by continuous selfing. By continuous selfing. ठीक है थर्ड लिखिए क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन selected parents. Cross hybridization between selected parents. This is most this is most tedious or time consuming step of this is most tedious or time consuming step of plant breeding program. This step involves emasculation, bagging, collection of pollen, dusting of pollen, and rebagging. And rebagging.
ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। Evaluation and selection of superior recombinant. This is most crucial step of plant breeding program. This is most crucial step of plant breeding program, as success of plant breeding program as success of plant breeding program depends upon this step. Success of plant breeding program depends upon this step. Here, here, superior recombinant here superior recombinant is selected on the basis of here superior recombinant is selected on the basis of hybrid vigor or heterosis, on the basis of hybrid vigor or heterosis, that is superiority of F1 hybrid, that is superiority of F1 hybrid over both the parents, superiority of F1 hybrid over both the parents. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। वो तो समझने के लिए सिर्फ बताया है, ड्रॉ करना आपके ऊपर है, करना करो, नहीं करना नहीं करो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। Wherever it is possible and desirable, wherever it is possible or desirable, pure line is created in order to prevent segregation of gene. In order to prevent segregation of gene, ठीक है। लास्ट स्टेप लिखिए। टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवार। टेस्टिंग,
release and commercialization of new cultivar. फर्स्ट पॉइंट लिखिए, selected superior recombinant is first grown in research field under ideal condition of irrigation and fertilizer application, and fertilizer application, and its performance is recorded. Its performance is recorded. ठीक है, then it is grown in farmer's field. Then it is grown in farmer's field in different agroclimatic regions. In different agroclimatic regions where this plant is already cultivated, where this plant is already cultivated its performance is recorded for 3 consecutive growing seasons. For 3 consecutive growing season. And if its performance is better than, if its performance is better than earlier superior cultivar, if its performance is better than अर्लियर सुपीरियर कल्टीवार, जो मतलब इससे पहले ग्रो हो रहा था, अर्लियर सुपीरियर कल्टीवार, then it is released as new variety. Then it is released as new variety. समझ में आया सबको? यस यस,
क्या रिपीट करने बोल रहे हो भाई? कोई कुछ रिपीट करने कह रहा है भाई। सर प्लीज रिपीट 3 कॉन्सिक्यूटिव ग्रोइंग सीजन। मतलब इस साल ग्रो किया, फिर अगले साल ग्रो किया, फिर उसके अगले साल ग्रो किया, तो 3 कॉन्सिक्यूटिव ग्रोइंग सीजन हो गया ना। ठीक, यही पूछ रहे थे ना। अच्छा, फॉर 3 कॉन्सिक्यूटिव ग्रोइंग सीजन, for 3 consecutive growing season, then its performance is recorded. Then its performance is recorded, and it is compared with, and it is compared with earlier superior cultivar, earlier superior cultivar, and if it is better than this, and if it is better than this, then it is released as, then it is released as new variety. Then it is released as new variety. ठीक है ना। तो ये 5 स्टेप है। अब देखो, इंडिया जो है मेनली एग्रेरियन कंट्री है। ठीक है, जो एनसीईआरटी डाटा यूज करता है 2000 का, उसके हिसाब से 33% जो जीडीपी है इंडिया का, इट इज बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर, एंड 62% ऑफ पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर। 2000 की बात, अब तो बहुत कम हो गया। आई थिंक 14 या 16% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का। और हमको लगता है कि जो टोटल पॉपुलेशन है वो 50-52% के आसपास है, बट एग्जैक्ट तो जो एनसीईआरटी डाटा दिया हम उसको मानते हैं। तो एज पर एनसीईआरटी 33% ऑफ जीडीपी इज कंट्रीब्यूटेड बाय एग्रीकल्चर, एंड 62% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर। ठीक है, मिड 1960s में, अगर एग्जैक्ट हो तो 1963 के अराउंड में, मीन्स 1960s में देयर इज डेवलपमेंट ऑफ सेवरल हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ व्हीट एंड राइस। बहुत सारे हाई यील्डिंग वैरायटी व्हीट और राइस का डेवलप हुआ। इस पीरियड को हम लोग कहते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन। दिस पीरियड इज नोन एज ग्रीन रिवोल्यूशन। और जो फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन है, दैट इज नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन ई बोरलॉग, अभी मैं बताऊंगा आगे आपको। ठीक है, ही डेवलप्ड सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट एट इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट विच इज लोकेटेड इन मैक्सिको। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, किस फील्ड में मिला था? पीस के फील्ड में, शांति। इसके इनके साइटेशन पे लिखा हुआ था, फॉर रिमूवल ऑफ हंगर फ्रॉम द, नहीं, स्वामीनाथन इज फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। अगर ग्रीन रेवोल्यूशन आज सच फादर कहा जाए, इट इज नॉर्मन ई बोरलॉग, नॉट स्वामीनाथन। स्वामीनाथन ने क्या किया था मैं बताऊंगा, प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन ने क्या किया था। ठीक है, तो ही डेवलप सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट। अब सेमी ड्वार्फ वैरायटी क्या है, थोड़ा सा मैं इसको समझाता हूँ। देखो, मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी खाली समझा रहा हूँ। जैसे पहले ऐसे व्हीट था, ठीक है, और ये जो जिसपे ग्रेन्स लगते हैं व्हीट का, इसको हम लोग कहते हैं टिलर्स। ठीक है, जिसपे ग्रेन्स लगते हैं, जो दाने लगे होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, क्रॉस करके सेमी ड्वार्फ वैरायटी बनाया, मतलब इसका हाइट छोटा हो गया। हाइट छोटा होने से क्या फायदा हुआ? एक फायदा तो ये हुआ कि नंबर ऑफ टिलर्स बढ़ गए। तो पहले मान लो 4 टीलर था, तो अब देखो 8 टीलर हो गया, डबल हो गया प्रोडक्शन, 8 से भी ज्यादा होता है। ठीक है, प्लस एक जो टॉल वेराइटी से प्रॉब्लम था, लॉजिंग का प्रॉब्लम था। LODGI, लॉजिंग मतलब क्या हुआ कि हवा चलने पे ये ग्राउंड को ऐसे टच कर जाता था। ये लॉजिंग का प्रॉब्लम इससे कम हो गया, खत्म तो नहीं हुआ बट कम हो गया। तो दैट रिजल्टेड इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अगर हम इंडिया का सिनेरियो देखें, तो जो व्हीट का प्रोडक्शन है, फ्रॉम 1960 टू 2000 के बीच में जो इंक्रीज किया है, फ्रॉम 11 मिलियन टन टू 75 मिलियन टन। और जो राइस का प्रोडक्शन इंक्रीज किया, दैट इज फ्रॉम 35 मिलियन टन टू 89.5 मिलियन टन।
इतना प्रोडक्शन हमारा बढ़ गया है, ठीक है। फूड के टर्म में हम लोग अब सेल्फ सफिशिएंट हैं। वी डू नॉट इंपोर्ट ग्रेन्स, वी एक्सपोर्ट ग्रेन्स, ठीक है। तो ये था। तो वीट का भी सेमी ड्वार्फ आया, राइस का भी सेमी ड्वार्फ आया, ठीक है। कैसे आया, कैसे हुआ, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। एंजॉय कीजिए।